हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHI 142 के लिए यूनिट 5 इकाई नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग यूनिट 1, 2, 3, 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं उसको जरूर कंप्लीट कर लीजिए। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHI 142 के नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करने के साथ आसानी तरीके से सारे के सारे क्लासेस कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसा आज हम लोग देखेंगे यूनिट 5 इकाई नंबर 5 को। इकाई नंबर 5 में कहा जाता है सभ्यता और ज्ञानोदय, एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि पहला आपका जापान और पश्चिमी दुनिया। इसमें पहचान जो हम लोग देखेंगे 5.2 में जो है तोकुगावा काल है, मेजी काल है। और ये तोकुगावा हुआ, मेजी जो इससे पहले हम लोग को पिछले खंड में बेहतरीन तरीके से इसका फुल डिटेल्स के साथ देख चुके हैं। कैसे आगमन हुआ था, किस तरह से इसका पतन हुआ था, इसका शासन काल में किस किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ा था, किससे विरोध किया था, इन तमाम बातों को हम लोग देख चुके हैं। और तोकुगावा काल से जो संबंधित आपको क्वेश्चन पूछने जाने की संभावनाएं हद से ज़्यादा होती है। तोकुगावा काल हो गया, उसके तो मेजी हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप देख लेना। जैसे तोकुगावा शासन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखा जा सकता है, पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका तोकुगावा काल का पतन किस तरह से हुआ, इसके बारे में पूछा जा सकता है। मेजी के बारे में पूछा जा सकता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हो, और मैंने इंपॉर्टेंट सेशन जो बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें भी मैंने इंक्लूड कर रखा है, आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते। पहले इसमें कहा जाता है, इसमें जो आपको 5.2 में कहा जाएगा तोकुगावा और मेजी से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला कहा है आपका 5.2.1 में कहा था तोकुगावा काल। तोकुगावा काल में क्या कहा जाता है, इसमें सुनिए ध्यानपूर्वक। इसमें कहा जा रहा है, इसका जो चर्चा हालांकि पहले पिछले खंडों में कर दिया गया है, फिर इसमें रिपीट किया गया है, तो उसके बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, जापान जब तोकुगावा काल जब जापान में आया था, उससे पहले जापान और विदेशियों का संपर्क बना हुआ था। ठीक है, बहुत पहले। उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई जिसके कारण से विदेशियों से नाता टूटने लगा। टूटे तोकुगावा शासन काल तक जो है ना, ये फिर भी नहीं टूटा था, मतलब कि कंप्लीट रूप से नहीं टूटा हुआ था। जैसे यहाँ पहला लाइन कहा जा रहा है, जापान तोकुगावा काल में भी विदेशी संपर्क से पूरी तरह कटा नहीं था। इसका तात्पर्य यही है कि जापान जो है तोकुगावा जब काल चल रही थी उस समय भी विदेशियों से जुड़ा हुआ था। हालांकि कंप्लीट रूप से जिस तरह से अभी वर्तमान समय में उस तरह से उसमें नहीं था, कुछ अनबन होने लगी जिसके कारण से वो विदेशियों से संपर्क टूटने लगा था। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है, जैसा कि इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं। और जापान ने क्या किया था, जापान जो है डच व्यापारियों, ये डच विदेशी व्यापारियों के साथ जो है ना, डच व्यापारियों को नागासाकी से हटकर स्थित दोशीमा के मानव निर्मित द्वीप के आवास पर सीमित अधिकार दे दिए थे। देखिए, डच व्यापारियों ने क्या कहता है, नागासाकी और हिरोशिमा जो है जापान का एक शहर है। ठीक है, जिस तरह से अपना भारत का शहर है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पटना, ये सब जो है ना, उसी तरह से जापान का नागासाकी है। जहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा, आप सभी को याद होगा, यहाँ पर बमबारी जो हुई थी उसके यहीं पे, यहाँ से जो कुछ हट कर थोड़ा स्थित दूसरा बगल में ही, ठीक है, जैसे दोशीमा एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे मानव निर्मित द्वारा जो एक द्वीप है, वहाँ पे मानव रहते हैं, हम जैसे लोग वहाँ पे जो है ना निवास करते थे। वहाँ पे जो है सीमित अधिकार कर दिया था इस डच व्यापारियों को। ठीक है, उसके बाद कहता है, इस बात पर ध्यान देना महत्वपूर्ण ही, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि तोकुगावा काल के दौरान ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में 2 स्रोत बाहरी थे। यानी कि कहा जाता है तोकुगावा शासन काल के बारे में हम लोग अगर जानकारियाँ प्राप्त इकट्ठा करना चाहेंगे तो उसमें जो हम लोग को मुख्य रूप से 2 स्रोत को ध्यान से देखनी होगी। पहला आपका चीन और हॉलैंड, ये देश हैं, उसके इसके जो ये एक स्रोत है। तोकुगावा काल के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करने के लिए एक स्रोत है। जैसे होता है ना, इतिहास के बारे में जानने के लिए हमें अभिलेख हो गया, स्तंभ हो गया, ये सब चीज़ें, ताम्रपत्र है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे जिसके बारे में हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह एक प्रकार का ये स्रोत है चीन और हॉलैंड। क्लियर। उसके बाद कहता, पश्चिमी ज्ञान के इस अनुभव ने एक आधार दिया। पश्चिमी ज्ञान के माध्यम से पश्चिमी देशों ने इसके बारे में हम लोग को जानकारियां दी, नॉलेज दी, ये जो नॉलेज देने की एक आधार बन गया। उसके तो मेजी काल के बुद्धिजीवी पश्चिमी से और भी बहुत कुछ सीखे। जैसे तोकुगावा काल के बाद जो मेजी है, तो मेजी के शासनकाल में भी जो पश्चिमियों ने इस पर बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग को जानकारियाँ इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया और जानकारियाँ दी। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, अनुवादों के जरिए, यानी कि एक्सप्लेनेशन के बारे में कहा जा रहा है, जापानी न केवल इन देशों के बारे में बल्कि सामान्य विदेशी मामलों के बारे में जानकारियां के संपर्क में आए। यानी जापान की जो है ना, हम लोग जापान को किस तरह से जानते हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है। जापान न केवल इन देशों के बारे में, यानी कि चीन और हॉलैंड के बारे में या पश्चिमी देशों के बारे में, इसके बारे में नहीं, मतलब इसके जरिए नहीं, इसके अलावा, बल्कि जो सामान्य विदेशी मामले हैं, जो आस पड़ोस के जो है देश विदेश हैं, उसके मामलों में भी हम लोग को जानकारियाँ प्राप्त होती है कि जापान एक देश है। ठीक,
उसके बाद किताबों का आयात किया गया, किताबों को जो खरीद किया गया, खरीद बिक्री किया गया, इसमें आयात का किया गया। ओके, और डचों को विश्व की स्थिति पर नियमित जानकारी देने को नियुक्त किया गया। डच जो देश हैं, डचों को क्या कहता, इसके बारे में जानकारियां देखने के लिए नियमित रूप से जानकारी देने के लिए एक मतलब एक उसको ऐड कर लिया था, नियुक्त कर लिया था, होता है ना नियुक्ति कर लेना, उसके बाद उसको ऐड किया। उसके बाद चीनी किताबों से ज्ञान अर्जन की और उनकी धाती के कारण जापानी डच कृतियों से जल्द ही सीख गए। जैसे आपका बताया ना अभी जस्ट क्या क्या था कि इसके बारे में जानकारी हमें क्या मिलती है, दो स्रोत हैं, जैसे चीनी हो गया और उसके बाद आपका हॉलैंड हो गया, एक स्रोत है। उसी तरह से चीनी पुस्तकों ने, चीनी भाषाओं में, अपनी पुस्तकों में इसके बारे में, जापान के बारे में, इसकी कृतियों के बारे में सिखाने के लिए हम लोग को बताया। जैसे हम लोग जैसे रामायण के बारे में पढ़ते हैं, महाभारत के बारे में, कुरान बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से उसके जापान के बारे में दिया गया था चीनी किताबों ने। क्लियर, समझ में आ रहे हो? उसके बाद समझ पा रहे हो? उसके बाद कहता है 19वीं शताब्दी के मध्य तक विद्वानों की एक मजबूत और सक्रिय परंपरा बन गई। जब 19वीं शताब्दी हुई थी, उसके मध्य तक बोले तो 19वीं शताब्दी के मध्य तक बोले तो 1850 के आसपास। क्लियर, 1850 के आसपास, यानी कि 1830, 40, 50, 59 आगे चर्चा की गई है ईयर के बाद। देखो आप सभी को पता ही होगा ये शताब्दी के बारे में। चलो आगे कहा जा रहा है। हाँ, उसके बाद कहता है जिन्हें दुनिया की जानकारियां दी, और इन विद्वानों में दुनिया को वास्तव में देखने की ललक अब बढ़ गई थी। जैसे इतिहास के बारे में आप पढ़ोगे ना, किसी भी चीज़ के, जैसे कि तोकुगावा काल के बारे में या और भी चीज़ें अकबर बाबर के बारे में पढ़ते होगे, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट लगेगा ना, तो मन करेगा नहीं नहीं नहीं, इसके आगे क्या होने वाला, क्या होने वाला, क्या होने वाला, क्या हुआ था, क्या हुआ, इसके बारे में ललक हो जाती है। और मूवी भी देखते होंगे तो मूवी में भी ऐसे होते होगा कि आगे की स्टोरी क्या होगी। अब धारावाहिक देखते होगा, एपिसोड देखते होगे, तो उसमें आपको ये ललक होती होगी। उसी तरह इसमें भी कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है, देखिए राजभक्त शिक्षक योशदा सोइन। देखिए योशदा सोइन जो ना राजभक्त थे, एक शिक्षक थे, उसके जो ना ये ना इन्होंने क्या कहता, मेजी के अनेक नेताओं का गहरा प्रभाव छोड़ा था। इन्होंने क्या कहता, मेजी शासनकाल में जो ना बहुत सारे नेताओं पर गहरा असर छोड़ा था, प्रभाव डाला था इस पर इन्होंने। वह एक कट्टर राष्ट्रवादी था। इन्होंने जो ना यशोदा जो है एक कट्टर राष्ट्रवादी हुआ करते थे, और उसे तोकुगावा शासन में उसे उग्रवादी विचारों के लिए प्राणदंड दिया गया था। और जो ना ये उग्रवादी होते हैं, उग्रवादी राष्ट्राचारी विदाचारी, उसी तरह से उग्रवादी थे ये। और इन्होंने क्या इसके जो ना तोकुगावा शासनकाल में इसको प्राणदंड भी दिया गया। ओके, उसके बाद उसने पेरी के जहाज पर छिपकर निकल जाने का प्रयास किया था। जब प्राणदंड दिया गया, आदेश सुना दिया गया तोकुगावा शासनकाल के समय में, तो उन्होंने क्या कहता, अपना प्राण बचाने के लिए जो ना पेरी एक जहाज थी उसमें छिपकर वो सोचा कि हम भाग जाएं। ठीक है, उसके बाद लेकिन वो भागने में नाकामयाब रहा, और बाद में एक और बुद्धिजीवी निजी माजो छिपकर देश से बाहर निकल जाने में सफल हुआ था। इसके अलावा जैसे कि ये राष्ट्रवादी थे, इसके अलावा जो एक और बुद्धिजीवी थे, उन्होंने यहाँ से भागने में सफल हो गया था। ओके, उसकी मदद उन कुछ लोगों ने की जो दुनिया देखने की उसकी आकांक्षा के तीव्र से प्रभावित हुए थे। ठीक है, इन्होंने जो दूसरी बुद्धिजीवी थे, इन्होंने अमेरिका से पढ़ाई ग्रहण की थी, और इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, अमेरिका से। उसके बाद कहा था जापान में जो उन्होंने आके एक विश्वविद्यालय स्थापित कर लिया था। ठीक है, वो एक मतलब जापान में जो एक सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में जाने लगा, पहचान होने लगी। उसके बाद इन दोनों व्यक्तियों के विचारों में बहुत भिन्नता थी। दोनों व्यक्तियों के बारे में बोला जाए तो जो बच के भागने में नाकामयाब रहे और कामयाब रहे, दोनों वो इसके बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद कहा जाता है वे दोनों ही पश्चिम को शक्ति का एक स्रोत मानते थे, जिससे वे ज्ञान हासिल कर सकते थे, और इस ज्ञान का उपयोग राज्य की बुनियाद बनाने में होना था। क्लियर, उसके बाद कहता है व्यक्तिगत संपर्कों और यात्राओं में तो धीरे धीरे वृद्धि हुई ही बखूबी, और भी जहाँ सरकारी अभियान दल बाहर भेजे गए। उसके बाद 1860 ईस्वी में जो एक अभियान दल को अमेरिका जाने के लिए चुना गया। उसके बाद एक अधिकारी जो है ओगुरी तादामासा ने फ्रांसीसी मदद से ओकोहामा और ओकोसुका फाउंड्री और पोत कारखाना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए ये सब ऐसा नाम ही है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ये जैसे कि आपका कारखाना हो गया, फैक्ट्री हो गया, जैसे आंदोलन हो गया, मिशन हो गया, ये सब के नाम आपको याद ही करने होंगे। इसका कोई मतलब अर्थ निकाल नहीं सकते हम और आप। जैसे आपका जो नाम होंगी वही आपका होगा, आपको कुछ उसमें हम लोग कुछ बता नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही बातें आपको ये याद होगा ना, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद कहता है फुकुजावा युकिची पश्चिमीकरण का सबसे प्रसिद्ध पोषक हुआ। उसके बाद पश्चिमी का विवरण देने वाली उनकी किताबें आसान जापानी में लिखी गई थी। उस जो पश्चिमी देशों के बारे में जो जानकारियां देने के लिए उन्होंने सारी सिंपल भाषाओं में उन्होंने पुस्तक लिखी थी, जापानी भाषा में। उसके बाद उससे क्या हुआ था, जो ये पुस्तक जो काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला हो गया था, मतलब सेलिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। ठीक है, उसका जैसे आगे पिछली चर्चा भी हुई थी, उसमें जानकारियाँ की ललक होने लगी थी। उसी तरह से इसमें भी जो किताबें काफ़ी ज़्यादा बिकने लगी ताकि उसके बारे में जानकारियाँ हमें प्राप्त हो।
क्लियर। उसके दूसरे बखूबी अभियान दल यूरोप गए और विशिष्ट राजनीतिक कामों पर यात्रा करते हुए उन्होंने पश्चिम के बारे में ज्ञान भी इकट्ठा की। क्लियर। उसके बाद उसने कईयों ने तो पश्चिमी संस्थाओं और रीतियों को सिलसिलेवार छानबीन की। मतलब ये जापान के बारे में जो है उसके पश्चिमी शक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए इन तमाम बातों को इकट्ठा करने लगी और पश्चिमी देशों के बारे में जानकारी के लिए जापानी भाषा में जो है पुस्तकें लिखी, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हुआ और कई बहुत सारे जो कारखाने बनाए और अभियान चलाए इसके बारे में जानकारियाँ करने की। यही सब बातें इसमें दर्शा गई है, चर्चा की गई है। क्लियर। यहाँ तक कि अब तोकुगावा शासनकाल के बारे में हम लोग देख चुके। उसके बाद अगला कहा जा रहा है मेजी काल। मेजी काल को अब देखिए क्या कहा जाता है। मेजी पुनर्स्थापन के बाद जो है यात्रा और आसान हो गई। देखिए मेजी पुनर्स्थापन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बनती काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर देख लेना। पिछले सेशन में मैंने इसका अच्छे तरीके से बता दिया हूं, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है इसमें कहा जाता है कि उसे सक्रिय प्रोत्साहन भी दिया गया था। पेनी जो मेजी पुनर्स्थापन के जैसे ही इसका हुआ था उसके बाद जो इसमें काफी ज्यादा प्रोत्साहन भी। उसके बाद नई सरकार ने अपने सामने खड़ी समस्याओं के बावजूद इवाकुरा अभियान दल भेजा। मतलब इसमें समस्याएं देखने के बावजूद भी जो है अभियान भेजा गया जिसका नाम था इवाकुरा। ओके। उसमें जिसमें नई सरकार के कई महत्वपूर्ण नेता शामिल होते, इसमें जो बहुत सारे नए प्रकार के जो सरकार अभी दल में आए हुए थे उसने इस पर शामिल हुआ था, इकट्ठा हुआ था। उसके बाद कहता है इसके सदस्यों में अनुभवी राज्य के नेता भी थे और इस अभियान दल को उद्देश्य पश्चिम के सभी पहलुओं का अध्ययन करना था और उसके सदस्यों ने कुछ क्षेत्रों में अपना ध्यान केंद्रित किया। उदाहरण के लिए ओकोबू तोशिमिची ने कारखानों और मजदूरों के आवास वाली मिशन बस्तियों में घूम कर उद्योग और आर्थिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। इस सब का मकसद क्या था? देखो मकसद यही था कि इसमें जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमियों के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जैसे तोकुगावा काल में भी चर्चा कर दी, बहुत सारे अभियान चलाए गए, दल चलाए गए। उसी तरह मेजी काल में भी वही दोहराया गया, अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए गए, अलग अलग प्रकार के राजनेता आए। इसी तरह से जो है इसके जो अलग अलग पहलू बने, ठीक है। तो ये बातें कही गई है। उसके जापानियों ने पूरी दुनिया में ज्ञान की खोज की। जापान ने क्या किया था? पूरी दुनिया की जानकारियां प्राप्त की और उनकी समझ जैसे जैसे बढ़ती गई वे राष्ट्र को अलग अलग दर्जा देने लगे। जैसे उदाहरण के लिए इंग्लैंड को जो है औद्योगिक विकास का नमूना माना गया। ये जो है आपका जापान जो है क्या कहता है, बहुत विदेशों की जानकारी इकट्ठा करने के बाद इकट्ठा करते करते जो है सभी देशों को अलग अलग प्रकार का एक नमूना नाम दिया गया। जैसे कि इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है, उससे क्या कहता है औद्योगिक विकास का नमूना। उसके बाद पर्सा को सैनिक संगठन कहा जाता। उसके बाद फ्रांस को पुलिस और शिक्षा व्यवस्था का और अमेरिका को कृषि विकास का। इन तमाम देशों को अलग अलग प्रकार के उन्होंने उपनाम दिए थे, ठीक है। उसके बाद कहता है अपनी शिक्षा के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करना और एक तीसरा था और तरीका था और जिसके जरिए जापानियों ने पश्चिम से ज्ञान प्राप्त किया। ओके। उसके प्रारंभ में जापानियों ने डचों से प्राप्त किया, उसके लेकिन बाद में उनकी जगह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने ले ली। जो मेजी काल में 1875 ईस्वी तक जापानी सरकार में 520 विदेशी कर्मचारी थे, ठीक है। जो ये मेजी काल के बारे में कहा जा रहा है सेम वही प्रोसेस है जैसे अभी तोकुगावा काल में अब समझाए, उसी तरह से इसमें भी वही अभियान वही चीज़ें दोहराई जा रही है। उसके बाद इसमें इस संख्या में धीरे धीरे कमी आई और निजी कंपनियों में विदेशी कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि आई, ठीक है। जो निजी कंपनियां थी, विदेशी कर्मचारी की संख्या जो थी वो अपने निजी कंपनियों में क्या हुआ था, उसमें विदेशी कर्मचारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसके बाद 1897 में 760 ऐसे व्यक्ति थे, ये कर्मचारी विविध व्यवसाय में नियुक्त थे। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है ना अलग अलग प्रकार के व्यवसाय में जुड़े हुए थे, पद में शामिल थे, जैसे कि शिक्षा, इंजीनियरिंग और अनेक तकनीशियन भी थे। और एक दिलचस्प तथ्य यह है कि जापानी सरकार सबसे बढ़िया उपलब्ध विशेषता खरीदने के लिए खुले हाथ से खर्च करती थी। समझ में आ रहा है? उसके विदेशियों का वेतन उद्योग मंत्रालय के नियमित बजट का 1/3 और टोक्यो शाही विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृति धनराशि का 1/3 होता था, ठीक है। विदेशियों का वेतन जो होता क्या था, उद्योग मंत्रालय का जो नियमित क्या कहता उसका जो बजट होती थी उसका 1/3 मतलब 1 का उसका तीसरा 3 पॉइंट उसका, ठीक है, 1/3, ठीक है। उसका टोक्यो शाही विश्वविद्यालय के लिए जो है ना उसका भी 1/3 होता था। क्लियर? दोनों का 1/3 होता था। इससे यह संकेत मिलता है कि सरकार जिस ज्ञान को आवश्यक समझती थी उसे प्राप्त करने के लिए वह किस हद तक आर्थिक बोझ उठाने को तैयार थी। क्लियर? साथ ही बड़ी ताकत ने शायद उन्हें तेजी से बढ़ने के सीखने को उद्यत किया और इस तरह लगातार जोर दिया जाता रहा। उदाहरण के लिए इतो हिरोबुनी ने 1873 ईस्वी में एक भाषण में कहा था। समझ पा रहे हैं ना इसमें क्या कहा जा रहा है? ओके, तो चलिए आगे कहा जा रहा है यह आवश्यक है कि इस अवसर का उपयोग हम अपने आप को पूरी तरह प्रशिक्षित और शिक्षित करने के लिए करें, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, मतलब जो विदेशी
नियुक्ति किया था, विदेशियों को नियुक्ति किया गया था, उससे क्या हुआ था, इसको जानकारियाँ इकट्ठा हुई, किस तरह से काम करनी है, किस तरह से शिक्षा प्राप्त होगी, किस तरह से इसमें इंजीनियरिंग के कार्य होंगे, टेक्नीशियन के कार्य होंगे, इन तमाम चीज़ों को जो उन्होंने ऐड किया था ताकि वो सीख सके, समझ सके, ताकि आगे चलकर जो ना किसी की सहायता ना लेना पड़े। ठीक है, इस तरह से वो जमकर जो ना इसके लिए जो ना जो युवक थे जैसे हम और आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, तो उस तरह से जो वहाँ के युवकों को प्रोत्साहन दिया कि आप पढ़ाई करो और खुद से आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। ठीक है, उसके लेकिन पश्चिम से सीखने और उसकी नकल करने की आकांक्षा बेतु के स्तरों पर भी पहुंच चुकी थी। उदाहरण के लिए पश्चिमी वस्तुओं के लिए दीवानगी का प्रतीक हॉल ऑफ द डियर पेवेलियन के रूप में मिलता है। यह मेजी के कुलीन औपचारिक पश्चिमी लिबास में सजते थे, हेट पहनते थे, सेट पहनते थे, बाल रूप नृत्य करते थे, ये बातें कही गई है। ठीक है, तो ये आपका मेजी हो गया, उसके तोकुगावा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका बुद्धिजीवियों की भूमिका। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, उस समय का लोकप्रिय जापानी जमुला बोमेनी काइका या सभ्यता और प्रवत्ता उस समय की प्रवृत्ति का संकेत देता है। उस समय का बारे में कहा जा रहा है जो लोकप्रिय होती है, जो जापान के लोकप्रिय क्या होता है, जमुला बोमेनी के काइका, यानी कि एक सभ्यता है। ठीक है, और उसके जो प्रभुत्ता उस समय के बारे में हम लोग को संकेत देता है, सूचित किया करता है। और ये 1874 की बातें कही जा रही है। 33 बुद्धिजीवियों ने सभ्यता और प्रभुत्ता को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था मेरोकुसा का गठन किया। देखिए 33 बुद्धिजीवियों ने 1874 ईस्वी के पास में, मतलब 19वीं शताब्दी में जो है 33 बुद्धिजीवियों ने क्या कहते हैं इसको मिलकर, जैसे बुद्धिजीवियों में क्या कौन कौन सा मिल हो सकते हैं, जैसे अभी जस्ट आया था ना आपका यहाँ पे, जैसे अभी जस्ट हम लोग बात किए थे जो पेरी जहाज में छिपकर भागने के लिए प्रयास किया था, उसी तरह से वह जो बुद्धिजीवियां थी उसी तरह से इसमें उसको हम लोग ले सकते हैं उसी तरह। हालांकि वो नहीं, बुद्धिजीवियां मतलब समझाने का प्रयास किया मैंने। ओके, उसके बाद कहा था 33 बुद्धिजीवियों ने इन सभ्यता और इस कल्चर के बारे में जानकारियां बताने के लिए एक संस्था ओपन की। संस्था का नाम था मेरोकुसा। मेरोकुसा एक संस्था थी। ठीक है, ये संस्था का नाम है। क्लियर। उसके बाद कहा जाता है इस संस्था में मेजी कुलीन वर्ग के अनेक प्रमुख सदस्य शामिल थे। मेजी जो शासनकाल थे उस समय जो छोटे छोटे वर्ग के कुलीन वर्ग के थे लोग, उसमें इसके सदस्य शामिल काफी ज्यादा मात्रा में थी। उसके इसका पहला अध्यक्ष जो था मोरी आरिनोरी नाम याद रखना होगा आपको। पहला अध्यक्ष था मोरी आरिनोरी, अमेरिका के जापान का पहला राजदूत था। ये अमेरिका में जो है ना जापान का पहला राजदूत हुआ करता था। उसने सरकार में शिक्षा मंत्री समेत कई हैसियतों को भी शामिल किया था। और उसने इस संस्था की धारणा इसलिए बनाई क्योंकि उसे शिक्षा में रुचि थी और वह जापान में इसकी उन्नति के लिए तरीके में तलाश कर रही थी। ओके, वह जो शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते थे, पढ़ने में रुचि रखते थे, इस तरह से जो वह जापान में इसकी उन्नति के लिए तरीके की तलाश किया था, कैसे कैसे हमारी जापान जो है ना उन्नति करे, तरक्की करे। उसके बाद कहता है इस संस्था के सदस्यों में विभिन्न बुद्धिजीवियों थे। ओके, उसके बाद कहता है इसमें निशिमुरा सिकेगी जैसी कन्फ्यूशियसवादी जो है ना मान्यतावादी थे। ओके, निशिमुरा का तर्क था, ये एक व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने कहा कि पश्चिम की सफलता की कुंजी नैतिकता में थी। जो पश्चिमी देशों के पश्चिमी भाग में जो है जिसकी विजय का एक मुख्य स्रोत क्या है, मुख्य जरिया क्या है, इसकी नैतिकता। ओके, उसके बाद जो ने एक जरिया माना, कुंजी माना मतलब चाबी मानी कि नैतिकता अगर है तो हम सफल हो जाएंगे। ओके, उसके तो नाकामुरा केऊ भी व्यक्तिगत नैतिकता और आत्मनिर्भरता पर जोर देता था। ये भी बुद्धिजीवी है नाकामुरा। ठीक है, नाकामुरा जो उन्होंने भी कहा, जो आपका निशिमुरा ने कहा था उसमें भी समर्थ दिए थे, जैसे कि नैतिकता में आपको जो है ना आपका जोर दिया था, उसके आत्मनिर्भरता पर जोर दिया था। नैतिकता आत्मता मतलब होता है ना आपका, जैसे कि आपका नैतिक स्थिति कैसी है, नैतिकता कैसा, आत्मनिर्भर कैसे हो। आप आत्मनिर्भर बनोगे, आप खुद से पढ़ाई करोगे, पढ़ने के बाद आगे बढ़ोगे, देश की तरक्की करोगे, तो इससे जो ना आपकी जो ना देश काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, आपकी शक्तियाँ बढ़ेगी। इस तरह से की बातें कही जा रही है। इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कौन ने, किसने दिया? निशिमुरा और नाकामुरा। निशिमुरा और नाकामुरा ने इन पर बातों पर जोर दिया था, काफ़ी जोर दिया था। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर जो है ना हमारे देश के लिए जो है ना कुंजी है, चाबी है नैतिकता और आत्मनिर्भर। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है आगे कानो हेरोपुकी और ट्यूदा मासामिशी, सॉरी नाम पढ़ने में थोड़ा सा हो रही है दिक्कत, आप सभी भी मैनेज कीजिए। और उसके बाद और निशी अमाने जैसे बुद्धिजीवी समाज की संगठित प्रकृति की बात करते थे। ये जो है ना सब बुद्धिजीवी, जैसे 33 बुद्धिजीवी एक संस्था बनाई गई थी, उसमें से 33 बुद्धिजीवियों का अलग अलग प्रकार का कथन था कि आप जैसे कि अभी भारत में ही अलग अलग प्रकार के जो नेता हैं, बोलते कि ये करेंगे तो देश तरक्की करेगा, हमको बना दो तो हम मतलब भारत को आगे करेंगे। तो ये बातें कही जा रही है। सारे बुद्धिजीवी जो ना अपना अपना
जो है ना बातें रखती थी, अपना अपना सोच बताते थे कि ऐसे करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। उसी में से ये जो है कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि हमारे जो संगठित हैं, समाज की संगठित होना, प्रकृति की बात करते हैं। इससे जो उनका तर्क था कि पश्चिमी की शक्ति इस तथ्य में निहित थी। ओके, उसके बाद कहा जा रहा है इसका समाज विवेक के आधार पर निर्मित और संचालित था, लेकिन उनके दृष्टिकोणों में काफी अंतर था। उसकी अप्रोच में जो ना काफी ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलती थी। और एग्जाम्पल के माध्यम से कहा जाता है कातो तो शाही संस्था में महत्व के पक्ष में था। कातो तो शाही जो है ना इस संस्था जो थी उसके महत्व के पास, उसके समर्थन में थे, पक्ष में था। जबकि त्यादा तिरुसदा प्रबुद्ध वैधानिक और नौकरशाही संस्थाओं में विकास का पक्षधर था। उसके बाद कहा जा रहा है एक और सदस्य फुकुजावा युकिची एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो जानबूझकर सरकार से बाहर रहा और स्वतंत्र बुद्धिजीवी के रूप में काम करता था। 33 बुद्धिजीवियों में एक ऐसा बुद्धिजीवी भी थे जिसका नाम था फुकुजावा युकिची। ठीक है, एक ऐसा मात्र जो बुद्धिजीवी थे वो जानबूझकर सरकार से अलग रहा था, गवर्नमेंट से अलग रहा था। उसके बाद कहता है उसने केओ विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद की। जापान के एक विश्वविद्यालय है केओ, उसमें इसकी मदद की थी। और उसका तर्क था कि लोगों को अभी भी स्वाधीनता का बोध विकसित करना था और इस कारण सरकार अभी भी तानाशाही बनी हुई थी, क्योंकि लोग अभी भी शक्तिहीन अज्ञानी थे। उसका ये जो तर्क था, ये कथन था कि जो है ना हमें स्वाधीनता का बोध विकसित करना था और इसी कारण से सरकार जो है ना अभी भी हम लोग तानाशाही बने हुए थी। इस तरह से हम लोग जो है ना इसकी जो है शक्तिहीन अज्ञानी थे, मतलब कि हम लोग इसके बारे में जानकारियां बिल्कुल भी नहीं थी, हमारे शक्तियां के बारे में बिल्कुल भी जानकारियां इकट्ठा नहीं थी। वह सरकार की यह कहकर आलोचना करता था कि सरकार मात्र एक ऐसा स्थान थी जहां कई बुद्धिजीवी लोग एक मूर्ख व्यक्ति की तरह काम करने में एकत्र होते थे। और दूसरी बातों में कहा जा रहा है, दूसरी ओर मोरी आरिनोरी इस बात पर दृढ़ था कि सभी सक्षम लोगों को सरकार के लिए काम करना चाहिए। और ये जो है सभी जो है ना लोगों को कहते थे सरकार के लिए जो हम लोग एकजुटता होकर काम करना चाहिए, इससे राष्ट्र की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी। उसके कथा प्रभुत्ता और सभ्यता की तलाश की पश्चिम मूल्यों और विचारों को अपनाने का प्रयास था। ये आदर्श 1868 ईस्वी में शपथ घोषणा पत्र पर व्यक्त हुए थे। उसने लिखा था कि अतीत की कुप्रथाओं का त्यागा जाएगा। अतीत जो है पुराने कुप्रथा थे, जो नियम थे, रेगुलेशन थे, उसको जो हम लोग त्याग देंगे और सब कुछ प्रकृति और उचित नियमों पर आधारित होगा। जो अभी रिसेंटली जो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग का जो नेचर है, प्रकृति है, उसकी जो सिचुएशन है, उसके आधार पर उसके नियम, रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे और ज्ञान की तलाश पूरे विश्व में की जाएगी। जिस तरह से पहले भी जो जापान ने काफ़ी ज़्यादा देशों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की, उसी तरह से कहा विश्व की हम लोग जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे, उसके बाद हमारी जो रूल्स और रेगुलेशन के बारे में लिखेंगे और बताएंगे। ओके, उसके बाद कहता है बुनके कायका के दौर में पश्चिम के तमाम उदारवादी विचारों को लाया गया और पश्चिम में जो ना तमाम जितने भी उदारवादी थे, उदारवादी नेताओं में से जो थे उसको लाया गया था। उदारवादी कौन थे? मतलब जो वो 3P अपनाते थे। भारत में जो 3P अपनाते थे, मतलब 3 पॉलिसी जो है ना, जो इसके में होता है कि हाथ जोड़कर या रिक्वेस्ट करके जो है ना उसको जो मनवाने की कोशिश करे, जो दंगा करके, मारपीट करके अगर उसको करे वो उग्रवादी हो गया। ठीक है, उदारवादी। ठीक है, उसके बाद कहता है यह काम उएकी, एमोरी और नकाई चोमिन जैसे जनाधिकार समर्थन बुद्धिजीवियों ने किया था। फिर भी इन विचारों पर जापानी संस्कृति और मूल्यों के प्रति एक अस्वीकृति रवैये की प्रधानता थी और सभ्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों को सार्वभौमिक समझा जाता था और जापान को पश्चिमी समाजों की तरह आगे बढ़ने के लिए इन नियमों की सीखना पर पर्याप्त था। ठीक है, उसके बाद कहता है ये इन बुद्धिजीवियों ने जो संदेह ग्रहण किया था वह यह था कि सारे सभ्य लोग अपनी मानवता में एक हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बुद्धिजीवियों के बारे में कही गई है। ओके, तो ये आपका यहाँ तक की जो बातें हुई। ओके, तो फर्स्ट हम लोग टॉपिक को देख चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक है आपका शिक्षा और विकास। ओके, देखिए ये जो है सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो गया और इसके सेशन में जो है ये आगे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। ओके, तो मैं करता हूँ क्या, इसको जो पार्ट वाइज में डिवाइड कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट भी था। ओके, तो मैं और एक सेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी वो आज ही ये अपलोड हो जाएगा बहुत ही जल्द। ओके, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और नेक्स्ट सेशन में इसके अगला सेशन को हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे जैसे शिक्षा और विकास के बारे में कही गई है। ओके, तो बस आज के सेशन में बस एक टॉपिक को रहने देते हैं। ओके ना, तो बस मैं कोशिश करूंगा बहुत ही जल्द, मतलब कि आज ही इस सेशन को अपलोड कर दूं। ओके,
तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, ईजी लगा होगा। और प्लीज़ अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो पसंद और लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना प्लीज़ प्लीज़। ओके, उसके बाद चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।